तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे शक्तिशाली साहित्यिक दृश्य में गोता लगाते हैं जो हमें साफ साफ दिखाता है कि सत्ता और अधिकार में बैठे लोग कैसे बड़ी ही आसानी से सच्चाई को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। हम एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं जहां कोई सच तो जानता है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है, और यकीन मानिए ये स्थिति कितनी हताश करने वाली हो सकती है ये हम आज गहराई से समझेंगे। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब अधिकार में बैठे लोग किसी के मुंह खोलने से पहले ही तय कर लें कि सच आखिर है क्या। ये सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में कई बार दोहराई जाने वाली एक कड़वी सच्चाई है। आज की हमारी पूरी चर्चा का मूल विषय यही नाटकीय विडंबना यानी ड्रामेटिक आयरनी है। आपके सामने पूरी सच्चाई मौजूद है, लेकिन मुख्य किरदारों की आवाज ही छीन ली गई है। कहानी शुरू होती है अस्पताल के एक शांत लेकिन बेहद तनावपूर्ण कमरे से। यहाँ का माहौल ऐसा है मानो समय बिल्कुल रेत की तरह फिसल रहा हो। हर एक सेकंड बहुत कीमती है। जो कुछ भी दांव पर लगा है उसे बचाने के लिए अब बहुत ही कम वक्त बचा है। अब देखिए, जब सच को दबाना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है? एक झूठी कहानी गढ़ी जाती है और यहीं से सच्चाई का हेर फेर शुरू होता है। यहाँ सेवेरस स्नैप की चाल देखिए। ये किसी भी गवाही को पहले से ही अमान्य कर देने का एक मास्टर क्लास उदाहरण है। स्नैप बड़ी ही चालाकी से दावा करते हैं कि हैरी, रॉन और हर्माइनी एक कन्फर्डेंस चार्म के शिकार हैं। मतलब ये कि जब ये बच्चे जागेंगे और अपना सच बताएंगे तो कोई उनकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। स्नैप ने पहले ही मंत्री के दिमाग में ये डाल दिया है कि बच्चे होश में नहीं हैं और इस तरह उनके बचाव का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्नैप एक के बाद एक नियमों के उल्लंघन की पूरी झड़ी लगा देते हैं। रात में घूमना, वेयरवुल्फ से मिलना, एक हत्यारे से ताल्लुक रखना और तो और हॉग्समीड जाना। वो सिर्फ उस रात की घटना की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर मुख्य पात्र के पूरे चरित्र को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मंत्री के सामने इन आरोपों का ढेर लगाकर वो ये जताना चाहते हैं कि हैरी कोई हीरो नहीं बल्कि एक खतरनाक और अनुशासनहीन लड़का है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति है। यहाँ हमें दो अलग अलग लेकिन सच कहूं तो इक्वली खतरनाक नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ स्नैप हैं जिनकी दुश्मनी बिल्कुल स्पष्ट और तीखी है। वो मानते हैं कि हैरी में बस अहंकार भरा है, और दूसरी तरफ है मंत्री कॉर्नेलियस फज। उनका रवैया आक्रामक तो नहीं है, लेकिन ये और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वो बड़े ही कृपालु और खारिज करने वाले अंदाज में कहते हैं कि भाई, हैरी को लेकर तो हम सबकी थोड़ी बहुत आंखें बंद हैं। दोनों ही मामलों में हैरी की अपनी बात रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब इस पूरी राजनीति और चालबाजी के बीच आइए देखते हैं कि खुद हैरी किस हालत से गुजर रहा है। यहाँ का विरोधाभास ना एकदम कमाल का है। बाहर शक्तिशाली लोग तेजी से उसका भविष्य तय कर रहे हैं, एक झूठा सच गढ़ रहे हैं, और अंदर हैरी का शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा। उसका एक एक अंग शीशे की तरह भारी है। वो शारीरिक रूप से इतना थका हुआ है कि वो बस लेटे रहना चाहता है। एक तरफ वो थकावट और दूसरी तरफ बाहर रची जा रही साजिश, ये बेबसी हमें भी अंदर तक महसूस होने लगती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सुस्त सा माहौल अचानक से पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। शुरुआत होती है हैरी के भारीपन से जागने से, फिर मैडम पॉम्फ्रे का वो चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ना, लेकिन अगले ही पल हैरी अपनी पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से कूद पड़ता है। और तभी, बिल्कुल तभी, फज और स्नैप कमरे में आ जाते हैं। सब कुछ एकदम से फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। लेकिन जो बात सच में हालात को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है वो है मैडम पॉम्फ्रे का ये वाक्य। वो बड़ी ही कैजुअली कहती हैं कि डिमेंटर किसी भी पल किस करने वाले हैं। सुन के लगता है जैसे कोई आम बात हो, लेकिन असल में खबर भयानक है। समय खत्म हो रहा है। किसी बेगुनाह की आत्मा हमेशा के लिए छीनी जाने वाली है। इस एक लाइन ने उस शांत से अस्पताल के कमरे को किसी जीवन और मृत्यु के युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, सच्चाई और सत्ता की मजबूत दीवार के बीच का असली टकराव। सबसे अहम बात देखिए, हैरी यहाँ कोई गोलमोल कहानी नहीं सुना रहा। वो सीधे साफ और निर्विवाद तथ्य सामने रखता है। सीरियस ब्लैक निर्दोष है, पीटर पेटिग्रू जिंदा है और हमने उसे देखा है। वो बस किसी तरह उस झूठी कहानी को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है जो उसके सोते समय रची गई थी। हर एक बात एक धमाके की तरह है जो पूरे मामले को पलट सकती है। लेकिन फज का रिएक्शन, सच कहूं तो फज का लहजा सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। वो चिल्लाते नहीं है, बल्कि मूल किताब में लिखा है कि वो एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हैं। बस इतने में ही उन्होंने हैरी के पूरे सच को सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए हैरी बस एक भ्रमित बच्चा है जिसे आराम की जरूरत है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता कितनी आसानी से सच को किनारे कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच उनके द्वारा तय की गई कहानी में फिट नहीं बैठता। तुमने नहीं किया, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। जरा इस गूंजती हुई, हताश और गुस्से से भरी आवाज की कल्पना कीजिए। ये हैरी पॉटर के शब्द हैं जो अस्पताल के वार्ड में चीख रहा है। वो एक ऐसे सच को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सच्चाई की लड़ाई और स्थापित कहानी से इसका सीधा टकराव। यहाँ मुख्य किरदार अपनी पहली सबसे बड़ी दीवार से टकराते हैं। एक तरफ हैरी और हरमाइनी पूरे तथ्यों के साथ पागलों की तरह अपनी बात रख रहे हैं कि रॉन का चूहा असल में एक एनिमेगस है और पीटर पेटिग्रू अभी भी जिंदा है, और दूसरी तरफ प्रोफेसर स्नेप हैं
अब स्नेप क्या करते हैं? वो बहुत ही शांत और ठंडे दिमाग से उनके हर तथ्य को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो सीधे सीधे उन्हें कंफाउंडेड यानी भ्रमित बता देते हैं। वो कहते हैं कि सीरियस ब्लैक ने इन बच्चों के दिमाग में एक कहानी, एक फेरी टेल गढ़ दी है। अब आप ही सोचिए, जब सिस्टम में बैठा कोई पावरफुल इंसान आपको दिमागी रूप से भ्रमित घोषित कर दे, तो आप अपनी सच्चाई कैसे साबित करेंगे? और ये चीज कितनी हास्यास्पद लेकिन गहरी है, जरा इस पर गौर कीजिए। संस्थागत नियम अक्सर सच को बाहर आने से भौतिक रूप से यानी फिजिकली रोक देते हैं। जैसे ही हैरी अपनी बात आगे समझाने की कोशिश करता है, मैडम पॉम्फ्रे अचानक से एक बड़ा सा चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस देती हैं। उनका मकसद तो बस एक मरीज को शांत करना है, लेकिन असल में ये कृत्य सच का गला घोटने का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। इस पल में अस्पताल के नियम और प्रोसीजर सच्चाई से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आग में घी डालने का काम करते हैं जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज। जब हरमाइनी स्नेप की बातों का तार्किक विरोध करने की कोशिश करती है, तो फज उसे बहुत ही आराम से ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये युवा लड़की दिमागी रूप से परेशान है। ये सत्ता में बैठे लोगों का एक बहुत ही जाना माना तरीका है ना? जब वो किसी ऐसी बात का सामना करते हैं जो उनके नजरिए से मेल नहीं खाती, तो वो बात करने वाले की दिमागी हालत पर ही सवाल उठा देते हैं, ताकि उन्हें वो बात सुननी ही ना पड़े। और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से पर ले आता है, सबूत का बोझ। आखिर सच्चाई हार क्यों जाती है? हैरी और हरमाइनी हार नहीं मानते, वो लगातार बोलते जाते हैं, अपनी सारी सफाइयां एक साथ पेश करने लगते हैं। लेकिन तभी डंबलडोर अपना हाथ उठाते हैं और उस स्पष्टीकरण की बाढ़ को रोक देते हैं। वो बहुत ही शांति से लेकिन एक कठोर सच्चाई के साथ उन्हें वो बात बताते हैं जिसे वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं, ब्लैक की कहानी का समर्थन करने के लिए रत्ती भर भी सबूत नहीं है सिवाय तुम्हारे शब्दों के। और बस ये वो क्षण है जहां भावनाएं और तथ्य सबूतों की कमी के आगे पूरी तरह घुटने टेक देते हैं। डंबलडोर जिस तरह से यहाँ गवाहों का विश्लेषण करते हैं, वो बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, बच्चों के पक्ष में कौन है? सिर्फ 2 13 साल के अंडरएज जादूगर, एक वेयरवुल्फ जिन पर समाज वैसे ही रत्ती भर भरोसा नहीं करता और जो इस वक्त जंगल में कहीं गायब हैं, और पीटर पेटिग्रू जो उनके अनुसार जिंदा है लेकिन उसका कोई शरीर या नामो निशान उनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ एक पूरी सड़क है उन तमाम पुराने चश्मदीद गवाहों की जिन्होंने सीरियस ब्लैक को हत्या करते हुए खुद देखा था। साफ है, ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी है। इसके अलावा डंबलडोर एक और बहुत बड़ी दिक्कत की ओर इशारा करते हैं, सीरियस ब्लैक की अपनी खुद की हरकतें। उसने पूरे साल किसी निर्दोष आदमी की तरह बर्ताव बिल्कुल नहीं किया है। ग्रिफिंडर टावर में चाकू लेकर घुसना, तस्वीर पर हमला करना, ये सारी हरकतें बाहरी दुनिया को यही बताती हैं कि वो एक खूंखार कातिल है। और इसी वजह से प्रोफेसर स्नेप की कहानी समाज के लिए कहीं ज्यादा विश्वसनीय और आसानी से पचने वाली बन जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, अधिकार की सीमाएं और संस्थागत नौकरशाही। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद इस पूरी कहानी के दौरान हमारे दिमाग में भी घूम रहा होता है। जब डंबलडोर, जो उस कमरे में मौजूद सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित इंसान हैं, जब वो ये मान लेते हैं कि वो बच्चों की बात पर पूरा विश्वास करते हैं, तो फिर वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? वो बस अपनी पावर का इस्तेमाल करके सीरियस को क्यों नहीं बचा लेते? डंबलडोर का जवाब सच में दिल तोड़ने वाला है, लेकिन ये असल दुनिया की एक बहुत गहरी समझ देता है। वो शांति से कहते हैं, हाँ मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे पास अन्य लोगों को सच दिखाने की या जादू मंत्री के फैसले को पलटने की कोई शक्ति नहीं है। ये एक सिस्टम की सख्त सीमा है। डंबलडोर साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत विश्वास, चाहे वो 100% ही सच्चा क्यों न हो, सिस्टम के नियमों को तोड़ने और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए काफी नहीं है। ये हमें जमीनी हकीकत पर लाकर खड़ा कर देता है। पूर्ण सत्य जान लेने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास पूर्ण सत्ता भी आ गई है। डंबलडोर अपनी मर्जी से मंत्री या उन तमाम गवाहों की धारणाओं को जादू से नहीं बदल सकते। वो भी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। एक नौकरशाही में सत्य हमेशा प्रक्रिया और पद के अधीन ही रहता है। डंबलडोर के इस बहुत ही रहस्यमयी से कोट से, जहां वो कहते हैं, हमें जिस चीज की जरूरत है वो है और ज्यादा समय। सोचिए, जब कैरेक्टर्स को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब ये एक अकेली लाइन आती है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि एक हिडन मैकेनिक को इंट्रोड्यूस कर रही है जो उनकी पूरी निराशा को एक नई संभावना में बदल देती है। इस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये वो पॉइंट है जहां कैरेक्टर्स को पूरी तरह से लग रहा है कि स्थिति को सुधारने की उनकी आखिरी उम्मीद भी अब जा चुकी है। ये एकदम डार्क और निराशा से भरी शुरुआत है ना? और यही घना और बारीक विवरण आगे आने वाले एक बहुत बड़े खुलासे के लिए शानदार तरीके से स्टेज सेट करता है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो है डंबलडोर के इंस्ट्रक्शंस, एकदम सटीक और हाईली डिटेल्ड। फ्लिटविक का ऑफिस, 7वीं मंजिल, 13वीं खिड़की, आधी रात बजने में 5 मिनट और आखिर में 3 घुमाओ। इन डायलॉग्स को सिर्फ बातचीत की तरह मत देखिए, ये एक लिटरल चेकलिस्ट है, एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही होगा।
और इन इंस्ट्रक्शंस के तुरंत बाद हमाइनी अपने रोब्स के अंदर से एक बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज निकालती है। एक बहुत लंबी बारीक सोने की चेन जिसमें एक छोटी सी चमकती हुई आवाग्लास यानी रेत घड़ी लटकी है। हैरी का रिएक्शन देखिए, वो पूरी तरह से हैरान है और लाजमी भी है क्योंकि ऐसी सीरियस सिचुएशन में एक चमकती हुई रेत घड़ी किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है। और तभी पता चलता है कि ये कोई आम रेत घड़ी नहीं है, ये एक टाइम टर्नर है, एक ऐसा जादुई डिवाइस जो समय में पीछे ले जा सकता है। जो प्रॉब्लम वक्त की कमी की वजह से इम्पॉसिबल लग रही थी वो अब इस छोटे से डिवाइस के जरिए सॉल्व होने वाली है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। लेकिन इस डिवाइस का इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इस लिस्ट को देखिए, एक टाइम टर्नर रखने के लिए हर्माइनी को किस लेवल की ब्यूरोक्रेसी से गुजरना पड़ा था। प्रोफेसर मैकगोनागल का मिनिस्ट्री को लेटर लिखना, खुद को एक मॉडल स्टूडेंट साबित करना और ये सख्त कसम खाना कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा। ये साबित करता है कि ये चीज़ कितनी पावरफुल और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। जब हर्माइनी इस टाइम टर्नर को 3 बार घुमाती है तो जो सेंसरी रश फील होता है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। रंग और आकार तेजी से गुजरते हैं, कान बजने लगते हैं। ये टाइम में पीछे जाने का एक बहुत ही केओटिक एक्सपीरियंस है। कहाँ वो डार्क हॉर्ड्स की शांति और कहाँ अचानक से एंट्रेंस हॉल की वो सुनहरी धूप। ये कंट्रास्ट बिल्कुल साफ है। इस टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आधी रात का वक्त, कैरेक्टर्स एक अंधेरे वार्ड में बंद है और अगले ही पल सीधे 3 घंटे पीछे जहां एंट्रेंस हॉल में धूप खिली हुई है। ये मैसिव जंप उन्हें एक लॉक्ड रूम वाली सिचुएशन से निकालकर सीधे पास्ट की एक नई रियलिटी में ड्रॉप कर देता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेंशन एकदम से बढ़ जाती है जब उन्हें हॉल के उस पार कदमों की आहट सुनाई देती है और तब ये एहसास हिट करता है कि वो किसी और के नहीं बल्कि उनके खुद के कदमों की आवाज़ है जो हैग्रिड के घर की तरफ जा रहे हैं। ये एहसास सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और यहीं पर टाइम ट्रैवल का सबसे अजीब पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ उनका करंट सेल्फ है जो एक अंधेरी ब्रूम क्लोजेट में बाल्टियों और पोछों के बीच छुपा है और दूसरी तरफ उनका पास्ट सेल्फ है जो ठीक उसी वक्त इनविजिबिलिटी क्लोक के नीचे हॉल से गुजर रहा है। ये सच में एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन है जहां एक ही वक्त में एक ही जगह पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों मौजूद हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि डंबलडोर का असली प्लान क्या था। उसका हिंट इस कोट में मिलता है। हैरी को अचानक रियलाइज होता है डंबलडोर ने अभी कहा कि हम एक से ज्यादा निर्दोष जान बचा सकते हैं और तब यह क्लियर हो जाता है कि बकबीक को बचाना डंबलडोर की इस पूरी प्लानिंग का एक फाउंडेशनल हिस्सा था। पर जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखती है हर्माइनी एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछती है, लेकिन इस सबसे सीरियस को कैसे मदद मिलेगी? और असल में पजल का ये आखिरी और सबसे बड़ा पीस है जिसे सॉल्व करना बाकी है क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो सीरियस को बचाना है। और फिर सारे सुराग आपस में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। डंबलडोर की वो 13वीं खिड़की वाली बात और हिप्पोग्रिफ बकबीक का होना दोनों मिलकर इस परफेक्ट एस्केप प्लान को बनाते हैं। बकबीक को उड़ाकर उस खिड़की तक ले जाना है और वहां से सीरियस उस पर बैठकर निकल सकता है। दोनों एक साथ बच निकल सकते हैं। लेकिन प्लान बनाने और उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है। हर्माइनी को यह समझ आता है कि इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देना कितना खतरनाक होने वाला है क्योंकि उन्हें ये सब कुछ करना है बिना किसी की नजर में आए। ये टाइम ट्रैवल का वो एब्सोल्यूट रूल है जिसे वो किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकते। हर्माइनी कहती है अगर हम बिना किसी की नजर में आए ऐसा कर लेते हैं तो ये एक चमत्कार होगा। सच में इन तमाम सख्त रूल्स और रिस्क के बीच इस रेस्क्यू को अंजाम देना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या सच में वक्त के इस नाजुक धागे से खेलते हुए बिना कोई गलती किए इतनी बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पलटना मुमकिन है? सबसे पहले जरा इस सिचुएशन को हैरी के नजरिए से देखते हैं। वो कहता है ये अब तक का हमारा सबसे अजीब काम है और सच कहूं तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस पूरे मिशन के पागलपन को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करता है। जरा इमेजिन करके देखिए, आप उसी जगह पर वापस जा रहे हैं जहां आप कुछ घंटे पहले मौजूद थे, लेकिन इस बार एक अदृश्य दर्शक बनकर। ये अजीब है, डरावना है और ये साफ दिखाता है कि वे अपनी हदों को किस हद तक पार कर रहे हैं। सेक्शन 1 स्प्रिंट टू द शैडोज। यहां हम महल से भागने के उस रास्ते को देखेंगे जहां एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है। तो होता यह है कि जैसे ही हैरी और हर्माइनी उस कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, उनकी वो घबराहट आप सच में महसूस कर सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि महल की किसी भी खिड़की से कोई भी उन्हें देख सकता है। सूरज ढल रहा है, परछाइयां लंबी हो रही हैं और सामने जंगल के पेड़ों की चोटियां चमक रही हैं। उन्हें बस किसी भी तरह कैसे भी करके उन पेड़ों के पीछे छिपना है। उनकी ये बेबसी और जल्दबाजी इस सीन को बहुत रियल बना देती है।
और अगर हम उनके भागने की इस टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही ब्रिलियंट है। वो सीधे जंगल की तरफ नहीं भागते, वो जानबूझकर ग्रीन हाउस के पास से एक लंबा चक्कर काटते हैं। पर क्यों? क्योंकि उन्हें हैग्रिड के सामने वाले दरवाजे से हर हाल में बचना है। सोचिए, अपने ही अतीत के सामने आ जाना सबसे बड़ा खतरा है। एक एक सेकंड कीमती है। विलो ट्री से होते हुए जंगल के किनारे तक का ये जो 60 सेकंड का सफर है, वो उनकी कमाल की प्लानिंग और उनके डर दोनों को एक साथ दिखाता है। सेक्शन 2, द 60 सेकंड विंडो। भागने के बाद वो भयानक इंतजार का तनाव। अब वो तेज दौड़ अचानक रुक जाती है। वो परछाइयों में पहुंच चुके हैं और अब उन्हें बस इंतजार करना है। सच में कभी कभी कुछ न करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ हरमाइनी का लॉजिक एकदम परफेक्ट काम करता है। हैरी चाहता है कि वो तुरंत बकबी को छुड़ा ले, लेकिन हरमाइनी कहती है नहीं, उन्हें इंतजार करना ही होगा जब तक कि वो कमिटी बकबी को बंधा हुआ देख ना ले। अगर वो उसे पहले ही खोल देंगे तो कमिटी को लगेगा कि हैग्रिड ने उसे भगा दिया है। मतलब उन्हें बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड का एक ऐसा छोटा सा मौका मिलता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब ऐसे में अपनी टाइमिंग मैच करने के लिए वो पूरी तरह से आसपास की आवाजों पर डिपेंड करते हैं। वो खुद को या दूसरों को देख तो सकते नहीं है, इसलिए वो सिर्फ सुनते हैं। क्रैश, अंदर से बर्तन टूटने की वो जोरदार आवाज और फिर कुछ पल बाद खुद हरमाइनी के चीखने की आवाज। ये आवाजें उनके लिए एक तरह से घड़ी की टिक टिक का काम कर रही हैं, जो उन्हें बिल्कुल सटीक अंदाजा दे रही हैं कि इस वक्त इतिहास में वे कहां पर खड़े हैं। सेक्शन 3, लॉज ऑफ विजिटिंग टाइम। समय यात्रा की वो शर्तें जो सब कुछ तय करती हैं। अब इस पॉइंट पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो नोटिस करने वाली है वो है हरमाइनी की आवाज में वो खौफ। जब हैरी सजेस्ट करता है कि क्यों ना अंदर दौड़कर सीधे पेटिग्रू को ही पकड़ लिया जाए, तो हरमाइनी सच में बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है समय के चक्र को पूरी तरह से बदल देना। उसकी ये डरी हुई रिएक्शन ही हमें बता देती है कि ये कितनी भयानक गलती साबित हो सकती है। प्रोफेसर मैकगोनागल की चेतावनियां बहुत क्लियर और बहुत डरावनी है। समय के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है। अगर आपने अतीत में खुद को ही देख लिया तो वो कंफ्यूजन आपको पूरी तरह से पागल कर सकता है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये क्या जादू हो रहा है और घबराहट में वो खुद पर ही हमला कर सकता है। ऐसे कई जादूगर हुए हैं जिन्होंने गलती से अतीत या भविष्य में अपने ही रूप की हत्या तक कर दी है। तो हाँ, ये बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। सेक्शन 4, एक अजीब एहसास। चलिए देखते हैं इन दो बिल्कुल अलग नजरियों को। जरा इस सीन को देखिए जहां उन्हें खुद इतिहास को दोहराते हुए देखने का मौका मिलता है। ये कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ उनके अतीत वाले रूप हैं जो एकदम बेखबर हैं कि क्या होने वाला है। वो बस हैग्रिड की झोपड़ी से निकलते हैं, खुद पर जादुई लबादा डालते हैं और भागते हैं। और दूसरी तरफ उनके टाइम ट्रैवल वाले रूप चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपे हैं, हर एक छोटी सी चीज को नोटिस कर रहे हैं। सोचिए, पेड़ के पीछे छिपकर खुद ही को उस कद्दू के खेत में चलते हुए देखना। शायद इससे ज्यादा अजीब फीलिंग दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। सेक्शन 5, द एग्जीक्यूशन पार्टी अराइव्स। रोमांच अब बिल्कुल अपने चरम पर है। वो एकदम सटीक पल जब कमिटी वहां पहुंचती है, दरवाजे पर होने वाली वो खटखटाहट, हैग्रिड का दरवाजा खुला छोड़कर वापस अंदर जाना, घास का वो दबना जो बताता है कि अदृश्य रूप में वो लोग वहां से जा चुके हैं, और फिर मैकनेयर की वो ठंडी खौफनाक आवाज। ये सब बिल्कुल एक साथ हो रहा है। जो लोग पेड़ों में छिपे हैं वे अब इस पूरी डरावनी बातचीत को खुले दरवाजे से साफ सुन रहे हैं। और मैकनेयर का वो सर्द सा सवाल, जानवर कहाँ है। सोचिए, जब जल्लादों की उस टीम को वो कद्दू का खेत बिल्कुल खाली मिलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ये 60 सेकंड के गायब होने का खेल क्या असर दिखाएगा, और हमारे ये किरदार इस आने वाले तूफान से खुद को कैसे बचाएंगे। ये सारे सवाल समय के नियमों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दे। जैसे ही वो चेहरा खिड़की से हटता है, बूम, एक अदृश्य उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बाहर खड़े किरदारों के लिए ये शाब्दिक रूप से करो या मरो की स्थिति है। 1 सेकंड की भी देरी और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। अब जरा इस शानदार विषयगत विरोधाभास पर गौर करते हैं। केबिन के अंदर का माहौल बिल्कुल नीरस और नौकरशाही वाला है। बस कुछ आधिकारिक कागजात पढ़े जा रहे हैं और हस्ताक्षरों का इंतजार हो रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट बाहर एक हताश और घबराहट भरी जानलेवा जद्दोजहद चल रही है। अंदर की वो ठंडी शांति और बाहर की अफरा तफरी, ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर स्थिति की गंभीरता को कहीं ज्यादा बढ़ा देती हैं। और ये आधिकारिक नोटिस बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि असल में दांव पर क्या लगा है। समिति के मृत्युदंड का यह फरमान कितना औपचारिक और निर्दयी है। बस एक कागज का टुकड़ा, लेकिन ये एक भयानक समय सीमा तय कर रहा है। इन ठंडे कागजी शब्दों की वजह से बाहर चल रहे बचाव कार्य का दबाव 10 गुना बढ़ जाता है और समय तेजी से भाग रहा है। यहाँ शारीरिक संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक भारी और जिद्दी जादुई जीव को हिलाना सच में कोई आसान काम नहीं है। हैरी अपनी पूरी ताकत लगाता है, बखबीक पैर गड़ा देता है और हरमाइन को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है ताकि वो जीव इंच भर भी आगे खिसके। इस भारी कश्मकश में लगने वाला हर एक कीमती सेकंड उनके पास बचे हुए थोड़े से समय को निगल रहा है। अब जरा इस भौगोलिक स्थिति की भेद्यता को देखिए। वे अभी भी जंगल के सुरक्षित अंधेरे से 10 फीट दूर हैं
और वो भी हैग्रिड के पिछले दरवाजे के बिल्कुल सामने। केबिन के अंदर से कदमों की आवाजें आ रही हैं, दरवाजा बस खुलने ही वाला है और वे पूरी तरह से खुले में है। सच में उस पल वो 10 फीट की दूरी मीलों लंबी महसूस होती है। और ठीक जब लगता है कि सब खत्म, एक बहुत ही साधारण सा हस्तक्षेप होता है। डंबलडोर का ये वाक्य ये कोई आम बात नहीं है, ये जल्लाद के कदमों को बिल्कुल सही समय पर रोक देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। इस छोटे से ठहराव ने हैरी को वो एक अमूल्य जीवनदान दे दिया जिसकी उसे रस्सी पर एक आखिरी जोरदार खिंचाव मारने के लिए जरूरत थी। संवाद से गति को नियंत्रित करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तनाव कैसे अपने शिखर पर पहुंचता है। ये पूरा अनुक्रम सिर्फ आवाजों पर टिका है। दरवाजे का जोर से खुलना, एक डरावना सन्नाटा, बौखलाई हुई आवाज और फिर कुल्हाड़ी गिरने की वो भारी आवाज। बाहर छिपे हुए किरदारों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वे सिर्फ सुन सकते हैं। और सच कहूं तो केवल आवाजों पर निर्भर रहने से जो असहनीय सस्पेंस पैदा होता है वो सामने दिखने वाले खतरे से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। लेकिन यहीं पर कहानी का भावनात्मक शिखर पूरी तरह से पलट जाता है। कुल्हाड़ी गिरने की उस भयानक आवाज से जो रोंगटे खड़े करने वाला डर पैदा होता है वो तुरंत हैग्रिड की खुशी से रोने की आवाज में बदल जाता है। जल्लाद ने गुस्से में कुल्हाड़ी बाड़ पर दे मारी थी। डर का अचानक इस चरम खुशी और राहत में बदल जाना दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलने का क्या अद्भुत तरीका है। और अंदर का माहौल वो इसके ठीक विपरीत है। जल्लाद गुस्से से बौखलाया हुआ है और पूरे मैदान की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन डंबलडोर वो रहस्यमय रूप से शांत और हंसमुख है। एक जीवन मरण की स्थिति में चाय या ब्रांडी मांगना थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही उनका भटकाव है जो जल्लाद का ध्यान जमीन से हटाकर आसमान की तरफ कर देता है और पकड़े जाने का खतरा सुरक्षित रूप से टल जाता है। यहाँ आकर हम सब एक गहरी राहत की सांस ले सकते हैं। हैग्रिड इस बात से पूरी तरह अनजान है कि कोई बचाव अभियान हुआ है और उसकी यही अज्ञानता, उसकी ये खुशी हैरी और हरमाइन के लिए सबसे बड़ी पुष्टि है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका पहला काम पूरा हो गया है और कोई भी उन पर शक नहीं कर रहा है। इतने भारी तनाव के बाद ये एक बहुत ही जरूरी भावनात्मक ठहराव है। लेकिन क्या सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। तात्कालिक खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन अब सूरज ढल रहा है, अंधेरा घिर रहा है और वे एक विशाल जीव के साथ जंगल में फंसे हुए हैं। पहली घड़ी रुक गई, लेकिन अब एक नई टिक टिक करती घड़ी शुरू हो गई है। एक बेहतरीन थ्रिलर की पहचान यही है कि वो चरम सीमा के बाद भी अपनी गति कैसे बनाए रखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरमाइन स्थिति का आकलन कैसे करती है। ये सिर्फ भागने की बात नहीं है, ये एक लंबी रणनीति है। उन्हें नजर से दूर छिपना होगा, समिति के वापस जाने का इंतजार करना होगा और फिर घंटों तक वहीं रुके रहना होगा जब तक कि अगला कदम उठाने का सही समय ना आ जाए। ये धैर्य की एक लंबी परीक्षा है जो पूरी कहानी को एक नई दिशा में मोड़ देती है। अब वे अंधेरे में एक ऐसी जगह खोजते हैं जहां से वे छिपकर बाहर नजर रख सके। वो छिप रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। खतरे के बीच ये एक बहुत ही शांत रणनीतिक कदम है जो इस बात को पक्का करता है कि भले ही कोई हलचल ना हो, लेकिन कहानी में एक नया और खामोश तनाव लगातार बना रहे। और यहीं पर सब कुछ एक बार फिर से दांव पर लग जाता है। बस जब लगता है कि इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है, तभी रॉन अचानक प्रकट हो जाता है। इतने सटीक रूप से तैयार की गई समय सीमा और सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना का अब क्या होगा? क्या ये सब इस नए घटनाक्रम के सामने टिक पाएगा या सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? अगर किसी इंसान को अपना सबसे डरावना सपना या कह ले अपनी सबसे बड़ी गलती फिर से अपनी आंखों के सामने सच होते हुए देखनी पड़े, और वो भी तब जब ये साफ पता हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय चुपचाप खड़े होकर देखने के, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि ठीक यही वो चरम मानसिक तनाव है जिससे हमारे ये पात्र इस वक्त गुजर रहे हैं। भाग 1, परछाइयों में छिपे प्रेक्षक। ठीक है, चलिए अब इस सीन में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। ये बिल्कुल वो पल है जब हैरी और हरमाइनी खुद को रॉन का पीछा करते हुए देख रहे हैं। रॉन अपनी बिल्ली और चूहे के पीछे भाग रहा है और अचानक सीरियस, जो कि एक विशाल कुत्ते के रूप में है, वूम्बिंग विलो पेड़ की जड़ों से बाहर छलांग लगा देता है। सच बताऊं तो हैरी के लिए ये देखना किसी अजीब सपने जैसा है। वो खुद को उस कुत्ते के हमले से गिरते हुए और रॉन को जड़ों के अंदर खिंचते हुए देख रहा है। वो खुद ये कहता भी है कि यार ये बाहर से देखने में और भी ज्यादा भयानक लग रहा है। मतलब अपने ही दर्द को दोबारा देखने का ये अनुभव कितना अजीब और खौफनाक होता होगा ना। इसके बाद जो होता है वो असहाय होने की एक अलग ही सीमा पार कर देता है। वो विशाल पेड़ अपनी निचली शाखाओं से उन पर कितनी बुरी तरह हमला कर रहा है। और सोचिए, हैरी और हरमाइनी बस अंधेरे में खड़े होकर अपने ही पुराने स्वरूपों को उस पेड़ के तने तक पहुंचने के लिए इधर उधर भागते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। मतलब खुद को पिटते हुए देखना, लेकिन चाहकर भी कोई मदद न कर पाना। खैर, जैसा कि हरमाइनी बाद में याद दिलाती है, क्रुकशैंक्स नाम की वो बिल्ली उस पेड़ की जड़ पर मौजूद एक गांठ को दबा देती है और वो हिंसक पेड़ अचानक जम जाता है, जिससे फाइनली अतीत के उन पात्रों को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। भाग 2, विलो पेड़ के रहस्य।
और ये घटनाएं यहाँ कितनी तेजी से और कितनी करीब से घटी, ये टाइमलाइन सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, 0 मिनट पर सीरियस का हमला होता है। ठीक 10 सेकंड बाद डंबलडोर का समूह वहां से गुजरता है। फिर अगले 3 मिनट के भीतर ल्यूपिन उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। चौथे मिनट पर हैग्रिड वहां से गुजरता है और छठे मिनट में अचानक स्नेप की एंट्री हो जाती है। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक ही जगह पर सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंतराल में हो रहा है। इस पूरी अफरा तफरी में एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। हैरी को यह एहसास होता है, और वो भी बड़ी कड़वाहट के साथ, कि जैसे ही उनके अतीत के रूप उस रास्ते के नीचे गए, ठीक उसी समय डंबलडोर, फज और मैकनेर महल की ओर जा रहे थे। हरमाइनी सोचती है कि काश डंबलडोर उनके साथ होते, लेकिन हैरी को पता है कि फज वहां मैकनेर को सीरियस की तुरंत हत्या करने का ऑर्डर दे देता। ये एहसास ही अपने आप में डरा देने वाला है कि वो सब तबाही के कितने ज्यादा करीब थे। सब कुछ बस कुछ ही पलों के फासले पर लटका हुआ था। भाग 3, हस्तक्षेप करने का खतरा। अब होता क्या है कि अतीत के ल्यूपिन के पेड़ में जाने के बाद अदृश्य होने वाला वो लबादा यानी इनविजिबिलिटी क्लॉक वहीं जमीन पर छूट जाता है। हैरी की नजर उस लबादे पर पड़ती है और उसके अंदर का आवेग जाग उठता है। उसे लगता है कि अगर वो अभी बाहर जाकर उसे उठा ले तो स्नेप उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा और आगे की सारी मुसीबतें टल जाएंगी। लेकिन ठीक उसी पल हरमाइनी बीच बचाव करती है। हैरी, हमें कोई देखना नहीं चाहिए। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, बल्कि टाइम ट्रैवल का सबसे सख्त नियम है। हैरी पूरी तरह झुंझला जाता है और पूछता है कि वो ये सब चुपचाप खड़े होकर कैसे देख सकती है। वो लबादा उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि हरमाइनी उसे पीछे से कसकर पकड़ लेती है, और उसका ये रोकना कितना सही था, ये बात उसी क्षण साबित हो जाती है। अचानक वहाँ हैग्रिड नशे में धुत जोर जोर से गाता हुआ महल की तरफ जाता दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर हैरी उस वक्त बाहर होता तो हैग्रिड उसे पक्का देख लेता और पूरी की पूरी टाइमलाइन नष्ट हो जाती। हरमाइनी उसे फुसफुसाकर यही समझाती है कि उन्हें हर हाल में नजरों से दूर रहना है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नियति का खेल। हैरी अपनी मुट्ठियां भींच रहा है, गुस्से में फुसफुसा रहा है, लेकिन फिर भी स्नैप वहां पहुंचता है, उस लबादे को उठाता है, पेड़ को जमाता है और उसे पहनकर गायब हो जाता है। ये असल में वो पॉइंट है जहां उनके पास बचे हुए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वे सच में कुछ नहीं कर सकते। उनकी नियति अब बस वही बैठकर इंतजार करने की है जब तक कि ये पूरा घटनाक्रम खत्म ना हो जाए। ये पूरी स्थिति असल में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ हैरी है जो पूरी तरह अपनी भावनाओं से चल रहा है। वो तुरंत कुछ करना चाहता है, अपने दोस्तों को बचाना चाहता है और घटनाओं को बदल देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हरमाइनी है जो बेहद तार्किक है, नियमों से बंधी है और अच्छे से जानती है कि समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ के नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। और सच कहें तो हरमाइनी की ये समझदारी ही उन्हें उस रात एक बहुत बड़ी आपदा से बचा लेती है। वे बकबीक को एक पेड़ से बांधते हैं और सूखी जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। भाग 4, पेट्रोनस का रहस्य। अंधेरे में इंतजार करते हुए काफी देर बाद हरमाइनी अचानक इस खामोशी को तोड़ती है। वो कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, डिमेंट्रो ने सीरियस को क्यों नहीं पकड़ा? मुझे अच्छे से याद है कि वे बहुत सारे थे। उसकी एक गहरी सोच वाली बात कहानी का पूरा फोकस ही बदल देती है। जो कहानी अब तक खुद को बचाने की जद्दोजहद पर थी, वो अब एक बहुत बड़े अनसुलझे रहस्य की तरफ मुड़ जाती है। ये तो तय था कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ था। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट वो है जो हैरी उसे बताता है। हैरी समझाता है कि जब डिमेंटर उसके बिल्कुल करीब आ गया था, तब झील के उस पार से एक विशाल चांदी जैसी चीज दौड़ती हुई आई और उसने उन अंधेरे प्राणियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हैरी उसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में डिफाइन करता है। वो एक असली शक्तिशाली पेट्रोनस था, एक ऐसा जादू जिसे करने के लिए अविश्वसनीय ताकत और एकदम शुद्ध पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत होती है। ये सुनकर हरमाइनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि आखिर वो जादू किया किसने? चलिए, जो सुराग हमारे पास है उन्हें थोड़ा जोड़कर देखते हैं। जिस किसी ने भी वो जादू किया, उसने अकेले ही सैकड़ों डिमेंटरों को खदेड़ दिया। उसने एक बेहद शक्तिशाली पेट्रोनस बनाया। और जब हरमाइनी पूछती है कि क्या वो कोई टीचर था, तो हैरी साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, वो निश्चित रूप से कोई टीचर नहीं था। अब ये सारे फैक्ट्स मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो तर्क के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती। आखिर इतना शक्तिशाली जादूगर स्कूल के बाहर उस वक्त कैसे मौजूद हो सकता है? और बस यहीं पर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है। हैरी ये बात खुद को बताने से भी डर रहा है। वो थोड़ा झिझकता है क्योंकि उसे पता है कि ये बात सुनने में कितनी ज्यादा अजीब लगने वाली है। वो झील के दूसरे किनारे खड़े उस व्यक्ति को याद करता है और अंत में एक ऐसा निष्कर्ष निकालता है जो लगभग असंभव सा लगता है। हैरी भारी मन से कहता है, मुझे लगता है कि वो मेरे पिता थे।
अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर वो कोई टीचर नहीं था, अगर वो उस वक्त मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता था, और ये सबको पता है कि हैरी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये सब आखिर मुमकिन कैसे है? समय के इस बंद चक्र में झील के पार खड़ा वो रहस्यमय रक्षक आखिर था कौन? क्या ये सिर्फ हैरी का कोई भ्रम था, या टाइम ट्रैवल के सुलझे हुए जाल में कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया है? एक तरफ एक किरदार है जिसे पूरा यकीन है कि उसने अपने मृत पिता को जीवित देखा है, और दूसरी तरफ एक बेहद शांत लेकिन कठोर हकीकत। ये एक ऐसा पल है जो पूरी तरह से साफ कर देता है कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ किसी बाहरी खतरे के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष यानी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां एक असंभव सी उम्मीद जन्म लेती है और भावनात्मक दांव तय होते हैं। इस हिस्से में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है हर्माइनी की घबराहट और हैरी के सपाट इनकार के बीच का टकराव। हर्माइनी उसे एक अलार्म और दया के मिले जुले भाव से देखती है, मानो उसे अपने दोस्त के दिमागी संतुलन की चिंता हो रही हो। लेकिन इसके जवाब में हैरी का ये सपाट इनकार ये एक अलग ही तरह का सस्पेंस पैदा कर देता है। वो अंदर ही अंदर जानता है कि उसकी बात कितनी पागलपन भरी लग रही है, फिर भी वो उस उम्मीद को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सच कहें तो यही वो जिद है जो आगे के पूरे घटनाक्रम की नींव रखती है। जब उम्मीद बिल्कुल असंभव होती है तो क्या होता है? हमारा दिमाग उसे सही ठहराने के लिए अपने खुद के तर्क गढ़ने लगता है। यहाँ भी किरदार का अपना आंतरिक तर्क बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वॉर्मटेल जिसे मरा हुआ मान लिया गया था वो वापस आ सकता है, और अगर उसके पिता के सभी पुराने दोस्त आज रात वहां मौजूद हैं, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि उसके पिता ने भी ऐसा ही कुछ किया हो? ये तर्क भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना लगे, लेकिन एक चिंगारी का काम जरूर करता है। ये उस इंटरनल सस्पेंस को जन्म देता है जहां हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई असंभव भी संभव हो सकता है। अब कहानी के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, अतीत को देखना, और वो भी एक बेहद पीड़ादायक इंतजार के साथ। जरा इस लंबे इंतजार के बारे में सोचिए। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जब कुछ भी नहीं होता, बस हवा में सरसराते पत्ते और बादलों के पीछे से लुका छुपी करता चांद। लेखक ने यहाँ जानबूझकर कहानी की गति को धीमा कर दिया है। ये धीमा पन्ना उस असहजता को और बढ़ा देता है, क्योंकि किरदारों के साथ साथ हमें भी पता होता है कि कोई भयंकर घटना बस घटने ही वाली है, और फिर आखिरकार जड़ों से वो आकृतियां बाहर आती हैं। ये वो पल है जहां अतीत और वर्तमान दोनों एक ही समय में आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही संकट के दौरान दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं काम करती हैं। एक तरफ वो सावधानी है जो पूरी तरह से तार्किक है, नियमों से बंधी है कि हमें यहीं रुकना होगा, और दूसरी तरफ एक गहरी भावनात्मक हताशा है, तो क्या हम उसे फिर से भागने देंगे? ये जो टकराव है ना, ये सस्पेंस को सिर्फ बाहरी खतरे तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि टीम के भीतर ही एक जबरदस्त तनाव पैदा कर देता है। साफ दिख रहा है कि भावनाएं तर्क पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जो धीमी गति वाली खींचतान थी ना, वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं। अब आता है वेयरवुल्फ का खतरा, जहां बाहरी दबाव एकदम से तेज हो जाता है। अब देखिए कि कैसे ये तनाव अचानक से टूटता है। इस एक साधारण से वाक्य को देखिए। चांद बादलों के पीछे से बाहर निकल आया। कहानी के हिसाब से ये एक ऐसा ट्रिगर है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है, और बस यही वो पल है जो अब तक की शांति को एक ही झटके में पूरी तरह से अराजकता में बदल देता है। इस एक पॉइंट पर आकर सारा का सारा सस्पेंस टूट जाता है और जान बचाने की एक हताश दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ इन डायलॉग्स की घबराहट और रफ्तार ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। अब बैठकर बहस करने या लॉजिक लगाने का कोई टाइम नहीं है। चुपचाप इंतजार करने का वो दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब बात सीधे तौर पर अपनी जान बचाने की है, सीधे हमारी तरफ। ये लाइन उस खौफ को पूरी तरह से साबित कर देती है जो अब एकदम उनके चेहरे के सामने आ खड़ा हुआ है। इस पूरी शारीरिक भागदौड़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुना गया है। बग्बी को खोलने के लिए तेजी से दौड़ना, पूरी ताकत लगाकर भागना, और ठीक पीछे से आ रही वेयरवुल्फ की वो खौफनाक आवाजें, ये क्लासिक शो डोंट टेल यानी बताएं नहीं बल्कि दिखाएं की तकनीक का एक परफेक्ट उदाहरण है। हर एक एक्शन बहुत ही तेज है, और जैसे ही वे कैबिन के अंदर फिसलकर दरवाजा बंद करते हैं, हमें एक पल के लिए राहत सी महसूस होती है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये राहत बहुत ही छोटी है। अब हम पहुंचते हैं सच की तलाश, आंतरिक एस्केलेशन और कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब वे सुरक्षित रूप से एक दरवाजे के पीछे हैं। बाहरी खतरा कम से कम अभी के लिए तो रुक गया है, लेकिन यहाँ कहानी अपने आखिरी और सबसे पावरफुल मोड़ पर आती है। इस एक पल में किरदार की सबसे बड़ी बेबसी सामने आती है। उसे अच्छे से पता है कि बाहर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन सच को जानने की जो तड़प है वो उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ खतरे को देखने की इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक भाव का असर है जो उसे उस सुरक्षित दरवाजे से बाहर की तरफ खींच रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि कैबिन के दरवाजे पर मुख्य किरदार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पहला कदम है उस खतरे का एहसास जो तेजी से करीब आ रहा है। दूसरा कदम है वो गहरा आंतरिक द्वंद्व। दिमाग कह रहा है कि छिप जाओ, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है। सच कहूं तो कोई भी आम और तार्किक इंसान इस वक्त अंदर ही रहता, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के बजाय एक्शन को चुनता है और सीधे उस खतरे की ओर दौड़ पड़ता है।
इस सिचुएशन में फोकस का ये लेवल सच में हैरान कर देने वाला है। चारों तरफ से डिमेंटोस का अंधेरा और ठंडक करीब आ रही है। सामने किनारे पर बस एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही है, लेकिन उस किरदार के लिए बाकी पूरी दुनिया जैसे गायब ही हो चुकी है। वो अपने चारों ओर मौजूद उस मौत के खतरे को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, सिर्फ और सिर्फ उस असंभव सच को खोजने के लिए। असल में यही इंटरनल सस्पेंस का एकदम चरम बिंदु है। एक्सपेक्टो पेट्रोनम, ये वो विस्फोटक और जादुई पल है जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जहां ऊर्जा, भावना और समय सब एक साथ टकराते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अचूक शक्ति तक पहुंचने का रास्ता क्या था। भाग 1, रक्षक की प्रतीक्षा। अब उस विशाल शक्ति के विस्फोट को समझने के लिए हमें ठीक उससे पहले के उन खौफनाक पलों को देखना होगा। तनाव बिल्कुल चरम पर है। हैरी झील के किनारे एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। वो बेतहाशा पानी के पार देख रहा है और तभी बचाव करने वाला वो चांदी जैसा जादुई प्रकाश अचानक पूरी तरह से बुझ जाता है। सब कुछ गहरे अंधकार में डूबने लगता है और ठीक इसी बिंदु पर न धड़कनें एकदम रुक सी जाती हैं। एक डिमेंटर अपना हुड नीचे कर रहा है और ये वही आखिरी सेकंड है जब हैरी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसके पिता अचानक से आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। ये एक ऐसा पल है जहां हर एक सांस किसी मसीहा, किसी रक्षक की उम्मीद में अटकी हुई है, लेकिन कोई नहीं आया। इस एक खाली और भयानक पल में ये कड़वी सच्चाई पूरी तरह से हावी हो जाती है कि जिस मदद पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई रक्षक नहीं आने वाला। भाग 2, पैट्रोनस का रहस्य। किसी भी रक्षक का ना होना ही दरअसल वो ट्रिगर बनता है जो नजरिए को 100% बदलने पर मजबूर कर देता है। ये एहसास किसी जोरदार झटके से कम नहीं है। उसने अतीत में अपने पिता को नहीं देखा था, बल्कि उसने स्वयं को देखा था, अपने ही भविष्य को देखा था। ये एक ऐसा मेंटल शिफ्ट है जो सारे डर को तुरंत एक गजब की स्पष्टता में बदल देता है। इस पूरी स्पष्टता के साथ वो खुद को आगे की ओर धकेलता है और एक ऐसा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पैट्रोनस पैदा करता है जो बस देखते ही बनता है। एक चकाचौंध करने वाला चांदी जैसा जानवर, एक बारासिंगा जिसे प्रॉन्ग्स कहा जाता है। ये चांद की तरह चमकता हुआ नरम जमीन पर बिना कोई निशान छोड़े डिमेंटर्स के उस पूरे झुंड को तितर बितर कर देता है। सच में ये जादू का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप है। भाग 3, टाइम लूप पैराडॉक्स। अब जैसे ही वो चांदी का बारासिंगा गायब होता है, शारीरिक खतरा तो टल जाता है, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी और उलझा देने वाली पहेली शुरू होती है। हरमाइनी इतने बड़े और शक्तिशाली जादू को देखकर पूरी तरह से सन्न है। वो घबरा के पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा, और हैरी का जवाब इस असंभव सी लगने वाली वास्तविकता को समझाने की एक बेताब कोशिश है। मैंने खुद को देखा, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे पिता हैं। और फिर हैरी एक बहुत ही गहरी बात कहता है, मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसे पहले ही कर चुका था। जरा सोचिए इस बात पर। ये अकेला वाक्य इस पूरे समय चक्र यानी टाइम लूप के विज्ञान को समझने का सबसे बड़ा आधार है। और यही एंट्री होती है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की। ये टाइम ट्रैवल का एक ऐसा लूप है जहां भविष्य को देखने से ही असल में अतीत में उस काम को करने का ज्ञान या यकीन मिलता है। हैरी का ये पूरा विश्वास कि वो पहले ही सफल हो चुका है, ठीक वही चीज है जिसने उसे सफल होने की ताकत दी। ये एक एकदम परफेक्ट लूप है जिसका ना कोई शुरू है और ना ही कोई अंत। भाग 4, समय के खिलाफ दौड़। अब एक टाइम लूप को सफलतापूर्वक पूरा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि असल मिशन खत्म हो गया है। झील के उस पार देखने पर साफ पता चलता है कि स्नैप को होश आ गया है। वो स्ट्रेचर बनाकर अतीत के अचेत शरीरों को, साथ ही ब्लैक और रॉन को भी वापस महल की ओर ले जा रहा है। यानी वास्तविकता फिर से अपनी गिरफ्त में ले रही है। इसी बीच हरमाइनी अपनी घड़ी देखती है और अचानक एक नई और एकदम सख्त डेडलाइन बता देती है, 45 मिनट। कुल 45 मिनट हैं इससे पहले कि डंबलडोर अस्पताल के विंग का दरवाजा बंद कर दें। तो एक जीत और रहस्योद्घाटन वाले पल से निकलकर कहानी हमें तुरंत एक बहुत ही हाई स्टेक टिक टिक करती घड़ी वाली स्थिति में धकेल देती है। नया लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सीरियस को बचाना है और किसी की नजर में आए बिना वापस लौटना है। अब ये रेस सीधे समय के खिलाफ है। ठंडी हवा में इंतजार करते हुए, महल की उन खिड़कियों को देखते हुए, ये पूरी की पूरी अविश्वसनीय मखनायर द एग्जीक्यूशनर, ही इज गॉन टू गेट द डिमेंटर्स। ये लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि भाई साहब अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। ये एक अल्टीमेट इंसाइटिंग इंसिडेंट है जो हमारे हीरोज के सर पर एक टिकिंग क्लॉक लगा देता है। यहाँ सिचुएशन डू और डाई की है। 1 सेकंड की देरी और सब खत्म। यहाँ से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अब यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ही कमाल की सेंसरी डिटेल छिपी है। ध्यान दीजिए मैग्नेयर की बेल्ट पर, जहां कुछ चमक रहा है। समथिंग शाइनी ग्लिंटेड इन हिज बेल्ट। ये डिटेल उस टिकिंग क्लॉक को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ठोस आंखों के सामने दिखने वाले खतरे में बदल देती है। ये सिर्फ समय बीतने का डर नहीं है, ये एक विजुअल रिमाइंडर है कि मौत लिटरली उनकी तरफ बढ़ रही है। अगर हम इन घटनाओं की रफ्तार पर गौर करें तो समझ आएगा कि वक्त कितनी तेजी से फिसल रहा था। एग्जीक्यूशनर को देखने से लेकर हिपोग्रिफ पर चढ़ने तक, उसके बाद उस टावर तक उड़कर जाना, खिड़की खोलना और वहां से भागना, ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों और सेकंड्स का खेल है। हर एक स्टेप अपने आप में एक मिनी मिशन है जिसे टाइम खत्म होने से पहले हर हाल में पूरा करना ही होगा। तो अब आते हैं इस सीक्वेंस के अगले हिस्से पर, फ्लाइट ऑफ द हिपोग्रिफ, यानी उस उड़ान की मैकेनिक्स और उससे जुड़ी भावनाएं।
उड़ान भरने की इन तैयारियों को देखिए। लेखक ने यहाँ एक काल्पनिक उड़ने वाले जानवर को पूरी तरह से एब्सोल्यूट रियलिटी में ला दिया है। रस्सी को गर्दन के पीछे खींचना, उसे लगाम की तरह दूसरी तरफ बांधना और फिर एड़ियों से जानवर को ढकेलना, ये एकदम एग्जैक्ट फिजिकल स्टेप्स हैं। इसे पढ़कर लगता है कि किसी फैंटेसी क्रीचर को नहीं बल्कि एक एक्चुअल भारी भरकम रियल लाइफ जानवर को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर नैरेटिव्स एक जबरदस्त माइक्रो टेंशन क्रिएट करता है। एक तरफ हैरी है, पूरे फोकस के साथ अपने घुटनों से जानवर को कसकर पकड़े हुए और उसकी ताकतवर उड़ान को महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरमाइनी है, जिसका पैनिक उसकी आवाज से साफ झलक रहा है। ओह नो, आई डोंट लाइक दिस। एक कैरेक्टर प्योर एक्शन मोड में है, जबकि दूसरा पूरी तरह से डर में है। ये विरोधाभास इस पल को एकदम रिलेटेबल और जीवंत बना देता है। और देखिए, असली फिजिकल रुकावटें तो उड़ने के बाद भी खत्म नहीं होती हैं। टारगेट लोकेशन पर पहुंचते ही ये बात साफ हो जाती है कि ये विशालकाय पक्षी वहां चुपचाप हवा में हवर नहीं कर सकता। उसे हवा में टिके रहने के लिए लगातार अपने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, जिससे वो बार बार कई फीट ऊपर नीचे हो रहा है। जरा सोचिए, इस अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल मूवमेंट ने इस बचाव अभियान को कितना ज्यादा खतरनाक बना दिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं द वेस्ट टावर रेस्क्यू की तरफ, एक ऐसी एक्सट्रैक्शन जो पलक झपकते ही पूरी होती है। इन दो घटनाओं का एक साथ आना इस पैनिक और अर्जेंसी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। एक तरफ बंद खिड़की देखकर सीरियस हैरान खड़ा है और दूसरी तरफ हरमाइनी एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत अपना वॉन्ड बाहर निकाल लेती है। ये इन एक्शन और तुरंत डिसाइसिव एक्शन का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये साफ बताता है कि उनके पास टाइम लिटरली 0 हो चुका है। और फिर आता है वो एक जादू का शब्द, एलोहोमोरा। ये एक छोटा सा कमांड इस पूरे सीन में एक सबसे क्रिटिकल इमोशनल बीट का काम करता है। ये बोलते ही खिड़की एक झटके से खुल जाती है और हमारे हीरोज के रास्ते की आखिरी फिजिकल रुकावट पल भर में गायब हो जाती है। ये सच में एक अल्टीमेट डोर ओपनिंग मोमेंट है। यहाँ एक और बहुत ही ग्राउंडेड डिटेल दी गई है। लिखा है कि किस्मत अच्छी थी कि वो इतने पतले थे, तभी वो उस छोटी सी जगह से खुद को निकाल पाए। ये दर्शाता है कि हवा में लगातार ऊपर नीचे हो रहे एक बड़े से जानवर पर खिड़की से निकलकर आना कितना ऑकवर्ड काम था। ये हीरोइज्म दिखाने वाला कोई स्मूथ एक्शन स्टंट नहीं था, बल्कि डेस्परेशन में अपनी जान बचाने की सच्ची अफरा तफरी थी। ऐसे पैनिक वाले माहौल में लंबी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता और डायलॉग्स में यह साफ दिखता है। किसी भी तरह की चर्चा को छोड़कर सिर्फ छोटे और तेजी से कमांड्स दिए गए हैं। गेट ऑन, देयर इज नॉट मच टाइम, अप टू द टावर। इन सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में है, मोमेंटम को आगे और ऊपर की तरफ धकेलना। यहाँ हर एक शब्द के पीछे की डेस्परेशन हम सच में फील कर सकते हैं। और अब हम आते हैं इस सीक्वेंस के आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल एस्केप, यानी उनका रेजोल्यूशन और आगे की लेगेसी। ये पल इस पूरे एक्सट्रैक्शन का सबसे हार्ट वार्मिंग हिस्सा है। इन आखिरी और तेजी से बीतने वाले सेकंड्स में भी जब मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी है, कैरेक्टर्स की दोस्ती और वफादारी देखिए। सीरियस एस्केप को पॉज करके उस दूसरे लड़के यानी रॉन की सेफ्टी के बारे में पूछता है। इस भारी टेंशन के बीच अपनेपन की झलक इन कैरेक्टर्स को हमारे लिए कितना रियल बना देती है ना। और फिर जोर से चिल्लाया गया एक कमांड, गो। ये पूरे सीन में बन रहे उस अत्यधिक दबाव और टेंशन का एक अल्टीमेट रिलीज है। खतरा अब उनके दरवाजे तक आ चुका है, इसलिए इस एस्केप को फोर्स किया जाता है। उन्हें लगभग वहां से पुश करके निकलना ही पड़ता है। लेकिन उड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले कहे गए ये भावुक पार्टिंग वर्ड्स इस पूरे सीन के टोन को पलट देते हैं। ये उस घबराहट भरी एक्शन को शांत करके एक गहरे इमोशनल लेगेसी में बदल देते हैं। यू आर ट्रूली योर फादर्स सन। ये सिर्फ जान बचाने की बात नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन के बंधन, बीते हुए कल और आने वाले कल का एक खूबसूरत एहसास है। इसके बाद एक्शन धीरे धीरे शांत हो जाता है और सीन एकदम शानदार विजुअल फेड आउट के साथ खत्म होता है। ध्यान दीजिए कि कैसे विजुअल फोकस एक विशालकाय जानवर से हटते हुए दूर जाते जाते छोटा होते होते चांद पर से गुजरने वाले एक अकेले बादल पर आकर टिक जाता है। ये ठीक किसी बड़ी फिल्म के सिनेमैटिक क्लोजिंग शॉट जैसा लगता है। अगर हम टेक्स्ट के ओरिजिनल लेआउट पर गौर करें तो इन लगातार आने वाले डॉट्स यानी इलिप्सिस का इस्तेमाल सच में कमाल का है। ये डॉट्स पढ़ने की रफ्तार को एक्चुअली फिजिकली धीमा कर देते हैं और ये ठीक वैसा ही फील देता है जैसे दूर आसमान में जाते हुए लोग धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहे हों। वर्ड्स और पंक्चुएशन का एक बेहद मास्टरफुल इस्तेमाल। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल आता है। इस बचाव की जो बेहद तेज फिजिकल और इमोशनल इंटेंसिटी थी, उसने आगे चलकर इन कैरेक्टर्स की आगे की जिंदगी और लेगेसी को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। ये आखिरी विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस एक रात और ऐसी शानदार पेसिंग की वजह से आगे क्या असर होने वाला था। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार।